बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे नूर मुकद्दम का जो केस है वो इस टाइम मीडिया पर हाईलाइट हो रहा है और इस हवाले से बहुत ज्यादा शुकूक व शुबात का भी इजहार किया जा रहा है। जो उसके कातिल हैं, जो मुलजिम है, जहर जाफरी के हवाले से कहा जा रहा है कि ये अमेरिकन सिटीजन है, उनको यहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। और इस केस को असल में जोड़ा जा रहा है जो रेमंड डेविस का केस था। तो इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान है एडवोकेट अजहर सदीक साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, बहुत शुक्रिया जी। कोशिश करेंगे कि असल हकायक और कानूनी और पोजीशन सही बता सकें, जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। सर, हमारे व्यूअर्स की ये कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा कि जो केस है, आपके इल्म में है, अदालत में ये केस चल रहा है, लेकिन इस केस को लेकर बहुत ज्यादा शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है, बहुत सारी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है अवाम में। और इस केस को असल में जोड़ा जा रहा है रेमंड डेविस केस के साथ कि ये अमेरिकन सिटीजन है और इसको भी रिलीफ मिल जाएगा, ये भी जेल से बाहर आ जाएगा, ये भी अमेरिका चला जाएगा। तो सर, सबसे पहले तो इस हवाले से हमारे व्यूअर्स की जो कानूनी सर ये रहनुमाई करें कि असल हकाइक हैं क्या सर। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो जरा समझने वाली बात है कि रेमंड डेविस और इस केस को इकट्ठे मिलाया इसलिए नहीं जा सकता कि रेमंड डेविस वट एवर इट इज वो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में आ गया था अंडर द वियना कन्वेंशन और काउंसिल रिलेशंस का हमारा जो कन्वेंशन हमने साइन किया हुआ है, उसके तहत वो डिप्लोमेट बना दिया गया या बन गया, वट एवर इट इज। यानी पहले तो मैं क्लैरिटी के साथ बता दूं कि वो डिप्लोमेट था। और ये जो कि डिप्लोमेट हो नहीं सकता, शहरी होना, दोहरी शहरियत रखना और बात है, आइन और कानून में और गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये कहना है कि उसको उस तरह की इम्यूनिटी मिल सकेगी, वो पॉसिबल नहीं है। जहां तक रेमंड डेविस का अलकैदा, वो याद रखिएगा, उसको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में नहीं लिया उन्होंने, जो कि मैंने वो खुद कानून चैलेंज किया था और मेरा ये कहना था कि ये डिप्लोमेट है भी नहीं। उन्होंने आके कंप्रोमाइज किया था, सुलह की थी और बकायदा दियत अदा की थी, और वो दियत करोड़ों, वो अलग बात है कि उस फैमिली की उस दियत में ही तबाही होगी, उस फैमिली की लड़ाई झगड़े, वो काफी तय चीजें पता है उस हवाले से कि वो फैमिली अब कहीं नजर भी नहीं आती, दोनों के हवाले से, दोनों बच्चों के हवाले से, जो 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 दोनों आदमी जो मरे थे, जो कत्ल हुए थे, तो वो किसी तरह भी चीज सामने नहीं आ सकी, तो वो अल्टीमेटली वो सुलह में सेटल हुआ था और दियत अदा की गई थी। इस केस के अंदर मैं पहले दिन से कह रहा हूं, एफआईआर तो दर्ज हो गई 302 के हवाले से, कोई शक नहीं है, लेकिन जो रेमंड डेविस के जुड़ने की बात कर रहे हैं कि सुलह सफाई के हवाले से, तो वो गुंजाइश आज भी मौजूद है कि आपस में सुलह हो जाएगी। कल फर्ज करें नूर मुकद्दम के वालिद ही अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेट्स को, बाकी सबको साथ मिला करके ऐसे हालात ना बने, लेकिन अगर फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट सुलह हो जाएगी, तो ये तो हम तो सारे यहाँ देखते रह जाएंगे, कोशिश सारी आप लोगों की हमारी एक तरफ रह जाएगी। इसलिए मैंने तजवीज किया था और बार बार मैं तजवीज कर रहा हूँ कि इसमें 311 फिल अर्ज का इजाफा होना बड़ा जरूरी है। ये फसाद उसी तरह का है जैसे मिसाल के तौर पर एंटी टेररिस्ट कोड के अंदर अगर 7 ATA लग जाए तो उसमें सुलह नहीं हो सकती। यानी अगर आप सुलह कर भी लेते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होती है और सजा मिल जाती है कानून के मुताबिक। तो जब सर, हमारे 311 व्यूअर्स के लिए, सर हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आपका सर यहाँ पे आपको रोक भी रहा हूँ कि आसान कीजिएगा कि आप ये कह रहे हैं कि जो जहर जाफर है उस पर पाकिस्तान का कानून लागू होगा, पाकिस्तान के जो भी कवानीन है वो उस पर लागू होंगे और अमेरिकन कवानीन उस पर लागू नहीं होंगे। आप यही कहना चाह रहे हैं सर? जी बिल्कुल ऐसा ही मैं कहना चाह रहा हूँ। सिटीजन होना अपनी जगह है, उनका ये जो कि वकूआ पाकिस्तान के अंदर हुआ है। अब ताजीरात पाकिस्तान सेक्शन 21 है, पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 4 है, पाकिस्तान ताजीरात पाकिस्तान का जो बाकायदा यहाँ जुर्म यानी फर्ज करें को अमेरिकन भी आता है, अमेरिकन सिटीजन भी आता है और वो इस तरह का वकूआ करता है, तो उसमें इतलाक पाकिस्तानी कानून का होगा। माँ सिर्फ है वो वहां एग्जम्पशन अपनी जगह मौजूद है, अगर वो डिप्लोमेट है, अगर वो सफारतकार है अंडर दी वियना कन्वेंशन, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को फराहम करता है। तो यहाँ तो ये पहली तो बात ये डिप्लोमेट नहीं है, दूसरा वो अगर अमेरिकी शहरी मान भी लिया जाए तो उसमें अमेरिकी कवानीन का इतलाक का तस्वर ही नहीं होता, जो कि जुर्म उसने पाकिस्तानी हदूद में किया है। आईने पाकिस्तान और ताजीरात पाकिस्तान को सामने रखते हुए उसे पाकिस्तानी कानून के तहत सजा मिलनी है। तो दूसरी बात मैं क्लियर कर रहा था
कि इसमें अगर रेमंड डेविस जैसे मामले से बचना है तो 311 का इतलाक लगाना पड़ेगा। 311 फसाद पे लफ्ज़ की बात करता है कि यार ऐसे मामलात, ऐसा एक कदम किया जिससे मुआशरे में फसाद बरपा हो। तो इससे मुआशरे में फसाद तो बरपा हो रहा है 2 तरह से। वो लड़की का और नूर मुकद्दम का और इनका ये माशरे में, यानी इनका शादी के बगैर आपस में मिलना-जुलना तो ये था। और ये रिकॉर्ड पे बात है, जो मैसेजेस भी सामने आए हैं वो भी है। फिर ये उसी अपना ख़ास तौर पर क्लब से ताल्लुक रखते थे, जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले लोग थे, और उन्होंने खुद ही कहा कि हमारी मर्ज़ी जिससे मर्ज़ी रहें, गए। आज आपके सामने देखना वो लोग कहाँ हैं? वो हुँ, औरत मार्च वाले वो लोग कहाँ हैं? वो तो उन्होंने तो कोई मौलवी हज़रात या कोई अपना जो दीन पे बात करने की बात करता है, उन्हें सिर्फ़ वही लोग नज़र आते हैं। ये नज़र आते हैं कि आपने इतनी आज़ादी दे दी, उससे डिसएडवांटेज ये हो गया। अब यहाँ देखना ये है कि अगर 311 ऐड हो जाएगा ना, तो फिर हुँ, केस की नौइयत बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर सुलह भी हो जाए तो अल्टीमेटली उसका अंजाम जो है ना, सज़ा की शक्ल में आएगा। लेकिन जो मेरी खदशात मेरे ज़रा दूसरे तर्ज के हैं। हुँ, खदशात में हुँ, देखिए, वालिदैन को भी इन्वॉल्व किया है, मुलाज़मिन को भी इन्वॉल्व किया है। हुँ, हुँ, अब वालिदैन और मुलाज़िम देखा जाए तो वो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ वो तो आनत जुर्म डाला है 109 के हवाले से, लेकिन हुँ, मेरा उसको साबित करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि उसमें अब जो कहानी का जो ट्विस्ट है कि वो आपने जो रिहैबिलिटेशन वाले लोग जो ज़हनी तौर पर उसका इलाज करते थे ज़हनी मरीज़ होने के हवाले से, उनकी कहानी इसके अंदर आ गई है, तो इस चीज़ का एडवांटेज ये मिल जाएगा कि ये ज़हनी एक मरीज़ था। इसने हुँ, जो, यानी इसको एक तो ज़हन में रख लें, जो ज़हनी मरीज़ है उसको फांसी की सज़ा तो हो नहीं सकती है। वैसे तो ये हुँ, फांसी का केस है, फांसी की सज़ा नहीं हो सकेगी। उसे सज़ा चले फ़र्ज़ करें 14 साल सज़ाए उम्र कैद होती है, या चूँकि 302 है, इससे ज़्यादा और सज़ा तो हो नहीं सकती है। और हुँ, अगर ये दहशतगर्दी का मुकदमा होता तो 780 में वो 1 काउंट पे, 2 काउंट पे सज़ा ज़्यादा भी हो सकती थी। हुँ, वालिदैन के इन्वॉल्वमेंट की वज़ह से ये केस मैं समझता हूँ कमज़ोर हो गया है। उसमें वालिदैन तो अब चले आपने रिमांड पे भेज दिया। वालिदैन की ज़मानतों में मैं नहीं समझता कोई देर होगी। वालिदा की ज़मानत तो औरत होने के नाते जल्दी हो जाएगी। वालिद की ज़मानत या जाफ़र की ज़मानत चाहे ना हो, उनकी हुँ, ज़मानत हो जाएगी, लेकिन वो केस का आगे जाके जो प्ली बनेगी, जो बेस बनाएँगे, वो बनाएँगे ज़हरी मरीज़ होने के हवाले से। तो उन्होंने तो अपने तौर पर कोशिश की कि उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर बुलाए, जो आके उसके इलाज की कोशिश कर उसको काबू कर सकें। वो कामयाब नहीं हो सके, वो अपनी बोना फिडी साबित करने की कोशिश करेंगे। हुँ, हुँ। अच्छा सर, एक और टॉपिक जो है उस पर आपकी रहनुमाई लेना बहुत ज़रूरी है। जो जुडिशल कमीशन का आज इजलास सुप्रीम कोर्ट में होना है या हो चुका होगा जब तक ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो वकला बिरादरी है सर, ये दोबारा एहतजाज करना और हड़ताल की धमकी देना, ये लोग किसी गरीब का केस लेने को तैयार नहीं होते, किसी गरीब के मुकदमा लड़ने को ये तैयार नहीं होते। लेकिन हम देखते हैं कि नवाज शरीफ का कोई केस होता है, कोई काजी फैसल साहब का कोई केस होता है, उसमें ये पूरा एक ग्रुप आ जाता है और ये जो हड़ताल भी हो जाती है, अदालतों को थ्रेट भी किया जाता है। आज आपने एक वीडियो भी की है और आपने उनके लिए एक लफ्ज़ यूज़ किया है ब्लैकमेलर का। तो इस पर सर क्या कहेंगे? हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा आगाह कीजिएगा सर। देखिए, बुनियादी तौर पर ये हमारे यहाँ हुआ ये है, वक़्त के साथ-साथ इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से अगर कह दें कि वो लॉयर्स मूवमेंट में बार काउंसिल या बार एसोसिएशन में सियासी जमातों की बहुत मुदाखलत हो गई है। और यहाँ किसी हद तक मैं तो लफ्ज़ जजेस क्लब का भी अब इस्तेमाल करता हूँ कि यहाँ जिस फैसलों पे, यानी मिसाल के तौर पर मैंने तो आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मैंने बाकायदा जलसे से खिताब भी किया। लेकिन हमारी बार एसोसिएशन ने मेरा नाम तक नहीं लिखा उसमें, ना मेरी खिताब, कोशिश किया कि मेरा नाम ही हटा दे, लेकिन वो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। मैंने वहाँ हुँ, हुँ। खिताब करते हुए 3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर कही। मैंने कहा, अगर बार एसोसिएशन या बार काउंसिल चाहती हैं कि जजेस की तैनाती में आर्टिकल 177 में सीनियॉरिटी का प्रिंसिपल लगाना है, तो जाकर आइन में तरमीम कराएँ। आप हुँ, पार्लियामेंट को मजबूर करें। वहाँ पर कोई नहीं है, यानी आगे अगर आप आ जाएँ, आगे 179 या के अंदर लिखा हुआ एक्टिंग चीफ जस्टिस में लफ्ज़ लिखा हुआ है मोस्ट सीनियर जज। तो मोस्ट सीनियर जज का लफ्ज़ तो इस्तेमाल हुआ नहीं है। अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि जजेस में मेरिट आना चाहिए, तो आइन के आर्टिकल 193 में तरमीम कराएँ। आइन के आर्टिकल 193 में सिर्फ यही लिखा हुआ है 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और 45 साल उम्र होनी चाहिए। 62 और 63 के जो तरीक़ाकार है वो इम्प्लीमेंट वो डालें ना इसके अंदर। उनका इतलाक होगा तो मेरिट पे तैनाती होगी। अब इसमें जो लेटेस्ट जजमेंट है वो पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट 939939 है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया था उस वक़्त।
2001 के अंदर तैनातियां हुई थी। 4 जजेस तैनात हुए थे। सरदार मोहम्मद रजा खान साहब जो चीफ जस्टिस थे, उस वक्त सरहद अपना पेशावर हाई कोर्ट के अंदर से तैनात हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट से 3 जजेस गए थे, एक तीसरे नंबर पर, एक चौथे नंबर पे जस्टिस खलीलुर रमदे और जस्टिस मोहम्मद नवाज अब्बासी, और 10वें नंबर पे था जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर जो सेक्रेटरी कानून थे। वहां पर वो चैलेंज करके उन्होंने आर्टिकल 177 की इंटरप्रिटेशन कर दी है कि सीनियोरिटी का प्रिंसिपल का कोई इतलाक नहीं होगा। अगर सीनियोरिटी का प्रिंसिपल का इतलाक अगर आप करना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट के जजेस जब सेशन जजेस तैनात होते हैं, तो वहां कहाँ सीनियोरिटी आप देखते हैं? उसमें लिखा हुआ है कि 10 साल में जुडिशियल सर्विस आपने की हो, या बाकी आप जज रहे हो, सेशन जज रहे हो, तो वहाँ सीनियोरिटी का वहां भी नहीं है। तो जब वहां नहीं होता तो यहाँ कैसे होगा? इसके पीछे जो एक बात है कि वो अपनी पसंद और नापसंद की अपनी मर्जी के जजेस जो है ना, वो लाना चाहते हैं कि वहां जाकर उनके केसेस का कोई एडवांटेज होगा, या बैठ के कोई जजेस क्लब के हवाले से है कि वो जजेस की अपनी मर्जी के लोग आ जाए। यहाँ तो मेरिट पे तैनातियां होनी है। और सुप्रीम जो जुडिशियल कमीशन है, उसमें आर्टिकल 175 में जो तरमीम की है वो भी खतरनाक की है। आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर ये मुस्लिम लीग नून ने आकर ये की थी 18वीं तरमीम, जिसके जरिए जजेस की तरमीम में बाकायदा अटॉर्नी जनरल का रोल डाल दिया गया था। साथ ही साथ आपने डाल दिया गया था वजीर कानून को डाल दिया था, और बार काउंसिल के नुमाइंदे को भी डाल दिया था। ये इनका कोई काम नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। मैं नहीं समझता इसको। जबल जहाज ट्रस्ट में कहा कि पेट्रो फेमिलिया जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो बैठ के फैसला करे। या तो आप आर्टिकल 175 में तब्दीली कर दें, लेकिन ये आर्टिकल 175 में तब्दीली करके 104 जजेस पता है 3 नवंबर को निकाल दिए थे। तो यहाँ पॉलिटिकल जजेस तैनाती हो रहे हैं, ये रोकना चाहिए हमें, और इसको रोकने का किरदार अदा करना चाहिए। और जो कोई भी इस तरह का एक तासुर ये मिल रहा है ब्लैकमेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में, या आप क्यों इस सारे मामले को इस तरह तर्ज पे लेकर चलते हैं, मेरिट का इतलाक करें और मेरिट पे तक काम सारे होंगे।